चलिए, तो आज हमारा लेक्चर 3 जिसमें कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट शीट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट शीट का। बेसिकली आपको इस पूरे सेक्शन के अंदर आज ये सीखने को मिलेगा कि कॉस्ट को अलग अलग लेवल पर डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना है अलग अलग लेवल पर कॉस्ट को। तो एक फॉर्मेट काइंड ऑफ हम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक हम लिख रहे हैं इन यूनिट्स और लिख रहे हैं इन वैल्यू। तो इन यूनिट्स और इन वैल्यू तो सबसे पहले सपोज दैट मेरे पास 10,000 यूनिट्स पड़ी थी ओपनिंग और उसका वैल्यूशन किया था 1,50,000 के अकॉर्डिंग। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था ओपनिंग। ड्यूरिंग द ईयर मैंने ऐड परचेज की, हेलो शमी सर, वो कनेक्शन कट रहा था शायद ना। आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस था नेट में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000 हमने फिर से परचेज किया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सपोज दैट हमने फिर से 15,000 यूनिट खरीदी और ये हमने 3 लाख। उसके साथ साथ परचेज करने से रिलेटेड कई बार आपको फ्रेट देना पड़ता है, फ्रेट इनवर्ड, या ऑक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है। मतलब हर वो खर्चे विच इज़ रिलेटेड टू परचेज, आप सारे खर्चे रिलेटेड टू परचेज क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ जिसमें वो सारी चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगा। सर आज का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना सर प्लीज। मैं फिर नेक्स्ट कल से मैं फिर वो इंस्टॉल कर लूँगा। हाँ, रिकॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ हम बात करते हैं ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जितने भी खर्चे हैं रिलेटेड टू परचेज करने से रिलेटेड हम कई बार क्या करते हैं, कोई एक्सपेंडिचर करेंगे। लाइक परचेज करने से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं हम लोग। ऑल द एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ मटेरियल यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप जैसे ब्रोकरेज दे सकते हैं, फ्रेट इनवर्ड दे सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने 5,000 रुपीज़ में अमाउंट लिख रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। एंड में कैलकुलेशन अमाउंट मैंने लिखना है। ठीक सर। तो इन सब का जो टोटल आया इसको कुछ बोला जाता है। इन सब का जो टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 25,000 यूनिट हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी टोटल कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो जो टोटल कॉस्ट आती है वो यहाँ पर अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो 1,50,000 प्लस 3 450 4,55,000। तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़।
रॉ मटेरियल अवेलेबल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो लास्ट ईयर आपके पास पड़ा हुआ था, प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपने कर दिया, फ्रेट इनवर्ड जो भी ऑक्ट्री वगैरह, चुंगी नाका या परचेस करने से रिलेटेड कोई भी ब्रोकरेज वगैरह, वो आप डायरेक्ट परचेस की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब इसमें से मैं एक चीज लेस करने वाला हूं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज दैट मेरे पास 15,000 यूनिट बची हुई है एंड में, और उसका वैल्यूशन जो आया था या मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, 15,000 यूनिट मेरे पास बची हुई है, उसका वैल्यूशन आया था 1,55,000 का। मैंने वैल्यूशन क्वेश्चन में करा। तो क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हमने लास्ट ईयर भी लास्ट टू लास्ट में पढ़ लिया होगा, कंज्यूम। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने जो 10,000 यूनिट कंज्यूम की है उसकी वैल्यू है 3 लाख। तो आपसे एग्जाम में कई बार ये वर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो ये जो आएगा दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हमारा क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आपको अलग अलग लेवल पर क्या करना पड़ेगी, कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, एंड वेजेस। जो भी हम वर्कर को पेमेंट करेंगे, सपोज दैट मैंने उनको काम करने के लिए 1.5 लाख रुपए का, सपोज दैट मेरी वेजेस का जो पेमेंट हुआ है, ये 10,000 यूनिट जो मैंने कंज्यूम करी है, उसके लिए मैंने कंज्यूम करने के लिए मैंने लेबर को 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। तो ये जो डायरेक्ट खर्चे जोड़ने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। क्या बोलेंगे, यहां पर इसको क्या बोला जाएगा, प्राइम कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड योर प्राइम। तो यहां आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी हो गई, 3,50,000। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने 10,000 यूनिट बनाई है तो इस 10,000 यूनिट की जो प्राइम कॉस्ट है 3,50,000, इसके बिना ये माल नहीं बन सकता था। दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो यहां पर अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालना हो, यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर यूनिट कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट होती है डिवाइडेड बाई 10, 35 रुपीज। 35 इज माई प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला हम ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब ऑल दी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे। अब जो भी फैक्ट्री में लगते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में क्या क्या लगता है, फैक्ट्री में सर पावर लगता है, सर फैक्ट्री में सुपरवाइजर की सैलरी लगती है, फैक्ट्री में सर ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स लगते हैं, so that is called factory overhead।
तो इस फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में हम बात करें, सपोज दैट 50,000 लग गए, अब हम बात करते हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड लगने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो भी आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो माल पूरी तरीके से फिनिश गुड्स भी नहीं है और ना ही पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है, अगर आपके पास ऐसा कोई माल पहले से पड़ा हुआ है तो वो इसमें क्या कर देंगे, हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ ये दोनों कॉस्ट, अच्छा यहाँ भी एक और चीज़ और आएगी, सॉरी। तो मान के चलिए मेरे पास फैक्ट ओपनिंग स्टॉक भी लास्ट ईयर का, ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास 50,000 पड़ा हुआ है, मैं लेस कर दूंगा यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश। सपोज दैट 40,000 का मेरे पास माल पड़ा हुआ था, लास्ट ईयर का बचा हुआ ओपनिंग था और इस साल का क्लोजिंग, तो ये जो प्लस माइनस करके आएगा दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट, या इसको एक और बोला जाता है वर्क कॉस्ट। क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्क कॉस्ट। तो 3,50,000 प्राइम कॉस्ट थी, उसमें 50 प्लस किया 4 लाख, 4 लाख प्लस 450 माइनस, तो दैट विल बी, ये आपकी जो आएगी दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। तो कई बार क्वेश्चन में आपको, जब आप बड़े क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो ऐसा मान के चलेंगे कि फैक्ट्री कॉस्ट आपको पता है। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई यहाँ पे पर यूनिट कितनी आ गई सर, 4,10,000 डिवाइडेड बाई वही 10,000, 41 रुपीज़ आपको फैक्ट्री कॉस्ट की बनी। अब हम आगे बात करते हैं, इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम एक ऐड कर रहे हैं ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सपोज दैट वो हमको 60,000 के लगे, तो ऑफिस और एडमिन को ऐड करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि जो माल आपने ड्यूरिंग द ईयर बनाया, तो सर हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना माल बनाया, 10,000 यूनिट का बनाया है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 4,70,047, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा निकाली जाती है, एक बॉक्स बना रहा हूँ रिटेन रखने के लिए कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनानी है वो हमेशा जितनी यूनिट हमने प्रोड्यूस करी है उसके बेसिस पे बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन always calculated on the basis of cost of production always calculated on the basis of production unit during the year। जितनी यूनिट आपने क्या की है, प्रोड्यूस की है दोनों ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ना कि माल बेची वाले। हो सकता है कि 10,000 में से आपने कुछ यूनिट बेची हो, तो प्रोडक्शन जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ना कि बेची गई यूनिट्स की। ये बात आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इट इज कॉल्ड फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है आपका, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं यहां से बात करता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में यहां पे कुछ एक और चीज ऐड कर रहा हूं कि ऐड लास्ट ईयर का कुछ माल बड़ा बचा होगा मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मान के चलो लास्ट ईयर भी कुछ माल बना होगा 15,000, मान के एज्यूम कर रहा हूँ फिगर्स को, और उसका वैल्यूशन आया था 2,30,000। तो ये जो आएगा ना इन दोनों का टोटल, दैट इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो आपके पास देखा जाए तो 25,000 यूनिट पड़ी है जिसको आप बेच सकते हो। दिस इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ऐसे ही इस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में अगर मैं ऐड लेस कर दूंगा, जो माल ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास बच गया, अब 25,000 यूनिट थी, उसमें से मैंने, ये तो मेरे पास टोटल साल की भर में यूनिट थी, अब इसमें से मैंने कुछ बेच दी होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास अगर कुछ पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक मान के चलो 10,000 मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, या 10 की जगह मैं 8 ले लेता हूँ, और मान के चलिए उसका वैल्यूशन ये इसी पे करूंगा मैं 47 पर कर लेता हूँ। तो ये जो आएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो माल आपने ड्यूरिंग द ईयर बेचा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सर 10 में से 25 में से 8 गए तो कितना बचा? इस 25 में से मैं 8 ये वाले माइनस कर दूं तो इसका मतलब जो मैंने माल बेचा है दैट इज कॉल्ड 25,000 माइनस 8,000 17,000। तो यहाँ मेरे पास जो माल बच जाएगा दैट इज कॉल्ड, जो गुड सोल्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 लाख माइनस 3 lakhs। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी 3,24,000। नाउ अब हम बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। अब इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मान के चलिए हमने जो माल बेचने के लिए 16,000 रुपए की एडवर्टीजमेंट करी, तो ये जो आएगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। तो एक बात यहां पर एक बॉक्स और बना के लिखना चाहूंगा कि जो सेलिंग के खर्चे होते हैं selling expenses always calculated on the basis of selling unit। अब अगर मान के चलो यहाँ आपको दिया होता ये 16,000 का जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर क्वेश्चन लिख देता कि 5 रुपये पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो किस प्राइस पे लेते आप?
कितनी यूनिट के ऊपर आपको सेलिंग एक्सपेंस है, यहाँ आपको वो मिसिंग कर देते, मान के चलो 0 लिख देते, तो यहाँ लिख देते 5 रुपीज़ पर यूनिट। कितना लिखूँ मैं खर्चा? तो 17,000 होगा ना, 70,000 इंटू यस 5। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है 17,000 इंटू 5 मतलब 85,000। तो यहाँ मेरा जो खर्चा आ जाता, तो एक इंपॉर्टेंट बात थी कि सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट शीट। अब इस कॉस्ट शीट में हम क्या कर दें, ऐड कर दें प्रॉफिट। मान के चलो मैं 11,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करता हूँ ओवरऑल, तो मेरी जो आएगी इसको बोलेंगे सेल्स। तो ये थी कॉस्ट शीट, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना है। तो आपको कोई चीज़ अनयूजुअल ना लगे जब हम क्वेश्चन करें कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंशिएट है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट शीट, ये थी हमारी। अब आपको हमेशा पर यूनिट और वगैरह सारी चीज़ें ये। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्शन करते हो तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। तो मैंने आपको फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल का एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है आपका, जिसमें मैंने आपको फिक्स्ड ओवरहेड वर्सेस वेरिएबल बताया। वेरिएबल खर्चे तो ऐसे होते हैं विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली लिंक टुवर्ड्स प्रोडक्शन होते हैं वो आपके क्या कराते हैं, वेरिएबल। और जिनका कि प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक नहीं हो, दोज रिलेटेड टू पीरियड कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो इनका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड को क्या करना पड़ता है, आपको बजट बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बजट चार्ज करना पड़ता है। अभी इसको मैं समझाता हूँ। चार्ज ऑन प्रोडक्शन मतलब सपोज दैट आप एक प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं कि आप साल भर में 1 लाख यूनिट बनाने वाले हैं। आप अभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स बैठे हैं और आपने सोचा कि सर हम 1 लाख यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करने वाले आने वाले समय में। इट इज़ योर एस्टिमेटेड बजट। और आपने सोचा कि इस 1 यूनिट को बनाने के लिए मुझे मशीन लगेगी और मशीन को मुझे चलाना पड़ेगा 2 लाख आवर्स, 2 लाख घंटे क्या करने पड़ेंगे, चलानी पड़ेगी मशीन। और मेरा बजटेड एक्सपेंसेस जो आएगा 2.5 लाख का आने वाला है। ये मैंने क्या बना लिया, एक मास्टर बजट बना लिया शुरू में। मैं अपना एक मास्टर बजट बनाकर बैठा हुआ हूँ जिसमें मैं अपना प्रोडक्शन को प्लान कर रहा हूँ। सोचिए बड़ी बड़ी कंपनी एकदम से थोड़ी प्रोडक्शन करती, पहले एक बजट बनाती हैं। जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं वो पहले बजट बना के बोलते हैं कि सर अगर अपने को 1 लाख प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो 2 लाख घंटे मशीन चलानी पड़ेगी और इस मशीन को चलाने के लिए हमें बजटेड एक्सपेंडिचर लगेंगे 2.5 लाख। तो आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर ने आपको जो डेटा गिवन था उसके बेसिस पर आपने कंक्लूजन निकाला। बोले मतलब ये 2 बातें कह रहा है। बोले पर आवर खर्चा कितना आ रहा है, पर आवर एक्सपेंडिचर।
ये पर आवर एक्सपेंडिचर आ रहा है, देखा जाए तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो पर आवर एक्सपेंडिचर, पर आवर फिक्स्ड ओवरहेड, और अगर पर यूनिट देखा जाए तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 रुपये पर यूनिट का खर्चा आ रहा है। ये डिफरेंसेस समझ रहे हैं आप? हम्म। अब हमने जब ये बजट बना लिया और हमने जाके एक्चुअली में हमारे देखा, एक्चुअल प्रोडक्शन हमने कुछ कम किया, तो एक्चुअल प्रोडक्शन जब हमने जाके चेक किया तो हमने वहाँ केवल 75,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। तो जब 75,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं वहाँ पर, तो हमने एक्सपेंसेस कितने चार्ज किए होंगे अगर हमारा एक्चुअल आर्स, हमने देखा कि इस यूनिट को बनाने में हमें जो एक्चुअल आर्स लगे, हमने एक्सपेक्टेशन किया था 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो 2,000 घंटे लगेंगे, और हमने यहाँ देखा कि 1,60,000 घंटे हमने काम किया। तो हम एक्सपेंसेस कैसे चार्ज करेंगे, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था राइट। पर आवर पे बेसिस पे, तो हमने चार्ज कर दिया होगा 1,60,000 इंटू 1.25%, तो हमने प्रोडक्शन पे उठा के 2 लाख रुपए का खर्चा चार्ज कर दिया। लेकिन जब हमने हमारे कॉस्ट मैनेजमेंट को डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि यार एक्चुअल फिक्स खर्चे कितने लगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ 2,50,000 का एक्चुअल या 2,40,000 का एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया है। ये डेटा गिवन किया। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ तो पोजीशन क्या बनती है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन प्रोडक्शन, expenses charged on production, how much? 75,000। देखा जाए तो वो हमने यहाँ पर चार्ज किया है 2 लाख का, और एक्चुअल कितना हुआ है 2,40,000। तो जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस 40,000 इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन, या अंडर चार्ज। अगर उल्टा होता, ये तो सिनारियो 1 है, अगर मान के चलिए एक्चुअल मुझे कुछ और गिवन होता, इसी सिनारियो को मैं थोड़ा सा नीचे चेंज करूँ। बट सर एक चीज थी इसमें, जैसे अभी वेरिएबल कॉस्ट हमारी पर यूनिट आ गई थी ना, तो अगर 1,60,000। नहीं, हम तो एक्सपेंडिचर फिक्स की बात कर रहे हैं ना, फिक्स खर्चे की। ओके ओके। हम तो वेरिएबल की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वेरिएबल तो एक्चुअल लगते हैं, वेरिएबल को चार्ज नहीं करना पड़ता बजट बनाकर। तो एक्सपेंसेस चार्ज ऑन प्रोडक्शन 2 लाख, और मान के चलो अगर एक्चुअल सिचुएशन में आपको 1,80,000 दी होती, तो यहाँ आप इसको क्या बोलते हैं, ओवर चार्ज, क्या बोलते हैं आप? दिस इज ओवर। Getting my point? समझे?
यस सर। तो ये दीज आर द स्मॉल स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर कवर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंडर चार्ज और ओवर चार्ज समझ में आ गया आपको। अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट चल रही है। दिस इज कॉल्ड बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। सर इसका कुछ वो है क्या ऑन, मतलब कुछ क्वेश्चन है, मतलब मैं जैसे कॉस्ट शीट का आपने बताया तो मे बी एक आध दो क्वेश्चन हो, एग्जांपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। जब हम आपको स्टडी मटेरियल शेयर करेंगे ना, तब इनके कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ओके ओके। जैसे आपका कहना ठीक है कि आप इसको अभी प्रैक्टिस के लिए चाह रहे हैं, लेकिन जैसे अब ये पार्ट 1 है जैसे आपका सिलेबस का। तो यहाँ पर वो सारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। जैसे ये अकाउंट रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें। तो इन जगह आपको इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। तब उसमें आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, पूरा वो सॉफ्टवेयर का वो देंगे हम, तो उसमें आपको क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अभी हमारे कुछ डेज के बेसिक सेशन रहेंगे। बेसिक सेशन साथ साथ बीच बीच में होते रहेंगे। तो यहाँ हम एक टॉपिक काइंड ऑफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले पूरा 5-7 दिन इसके बेसिक्स में लगते हैं, जिसका नाम है, आपके कोर्स का ही पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है आपको एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन में आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट पी बनाना है। प्रोडक्ट का नाम हमने ले लिया पी, और उसकी आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और इस पी को बनाने के लिए आपको एक रॉ मटेरियल लगता है। सपोज दैट 5 kg फॉर 1 यूनिट, ठीक है। रॉ मटेरियल का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई भी रॉ मटेरियल ले लिया हमने, और जे करके आ गया हमारा, कोई केमिकल आ गया जे करके, जे केमिकल है। वो रॉ मटेरियल 5 किलो लगता है 1 यूनिट को बनाने के लिए। ये हमको मिल गया स्टैंडर्ड डाटा, और हमने हमारे मैनेजर से पूछा कि यार ये जे मटेरियल मार्केट में कितने का मिल जाता है, तो उसने एक अंदाज से बता दिया मार्केट स्क्रूटनी करके। बोले सर ये जो मटेरियल है $5500 पर केजी मिल जाता है। हमारे पास ऑर्डर कितने का आया? 1000 यूनिट का, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर आया है। अब जब हमने एक्चुअल में सारा डेटा एनालिसिस कर दिया, हमने हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया कि यार अपने को 1000 यूनिट पी की बनानी है, अब बनाना शुरू कर दो।
उसने बनाना शुरू कर दिया 3 महीने तक पूरा प्रोडक्शन चला, और 3 महीने प्रोडक्शन चलने के बाद हमारे पास एक डेटा रखा गया। एक्चुअल रॉ मटेरियल, $6500 kg यूज़ हुआ है, और टोटल उसकी कॉस्ट थी मान के चलिए एक सेकंड, $37,000 इतनी टोटल कॉस्ट आई, 370,500,000। अब आपसे पूछ रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना। बताइए एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया है। सबसे पहला काम आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमेशा एक्चुअल प्रोडक्शन देखेंगे कि कितनी यूनिट बनाई है। तो सर हमने जो फिनिश गुड्स की बनाई है वो 1000 यूनिट बनाई है। क्या इस 5 किलो के डेटा को इस 6500 किलो के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों में एक चीज़ कॉमन रख ली जाए, ये माल, ये जो कॉस्ट है ये 1000 यूनिट की है और ये जो कॉस्ट है 1 यूनिट की, तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, तो बताइए क्या इनको कंपेयर किया जा सकता है? क्वेश्चन सर एक बार दोबारा बोलोगे आप प्लीज? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये डेटा कितनी यूनिट का है, ये स्टैंडर्ड डेटा 1 यूनिट का है, 5 और ये कितनी यूनिट का एक्चुअल डेटा है? यूनिट तो पता ही नहीं है हमको। ये है ना 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया है, उसके लिए पी लगा है। अच्छा अच्छा, ये 1 यूनिट के लिए 1000 यूनिट का डेटा है और ये हमारी 1 यूनिट का डेटा है। तो क्या 1 यूनिट को आप 1000 यूनिट से कंपेयर कर सकते हो? नॉट एट ऑल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों को कॉमन रखने के लिए हम एक्चुअल प्रोडक्शन ले लेंगे कि 1, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 5 किलो लगता था, ये डेटा दिया है ना मैंने। करेक्ट। तो 1000 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए? स्टैंडर्ड किलोग्राम कितना लगना चाहिए? 5000। तो सर 1000 इंटू 5 के हिसाब से लगना चाहिए 5000 के जी। सर पर यूनिट कॉस्ट पर केजी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी बताई थी मैनेजमेंट ने? 5500 पर केजी बताई थी। बहुत कॉस्टली मटेरियल हो सकता है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 5500 into 5000, 27,500,000,000। ये आनी चाहिए 2,75,00,000। अब हम इस डेटा को एक्चुअल डेटा से कंपेयर कर लें, तो ये तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 6500 किलो की। तो मुझे बताइए कितना रॉ मटेरियल लगा होगा, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्वेश्चन में 6500 केजी दिया हुआ है, पर केजी की कॉस्ट पता करना है सर। कितना केजी रिक्वायर? तो 5700 रुपये की कॉस्ट पर केजी, 5700 रुपये पर केजी में हमने खरीदा है।
देखा जाए तो जो चीज़ $5500 की थी, $5500 की थी, वो $5700 में खरीदी है। तो हमें नुकसान कितने का हो गया, ये कॉस्ट आई ना। $200। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्स वेरिएंस। तो ये हमको इतनी लगनी चाहिए थी, हमने इतनी लगाई। आया समझ में? एक यहां पर जो डेटा है वो इस प्रकार से, समझ में आया? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने इस वेरिएंस को बोला जाता है रॉ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोला जाता है? तो फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला अगर देखें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट लिया हमने और कंपेयर किया उसको एक्चुअल क्वांटिटी टू एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो अगर अब हमें ये ध्यान नहीं रखना, फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बुक वाले जो होते हैं इंटरनेशनली इसको आगे रख देते हैं, इसको पीछे रख देते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो देखना है हमने कितना सोचा था, कितना लगा। अगर मैं इसको आगे लिख दूं, इधर पीछे लिख दूं, तो फॉर्मूला तो चेंज हो सकता। तो कोई आगे रख देता, कोई पीछे रख देता, वो डजेंट मैटर फॉर अस। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आया ये बात? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने एक वर्ड लिखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को हमें समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल निकाला है एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। ये जो ऊपर लिया था ना हमने, करेक्ट। अब हम यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर की रिमांड लेंगे कि भैया हमने तुमको बोला था 2,75,00,000 का आप खर्चा करना, आपने 3,70,50,000 का नुकसान करा दिया हमारा। सीधे $95,50,000 का नुकसान हो गया हमें। अब प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा कि सर पूरा गलती मेरी नहीं है। बोले कुछ गलती तो परचेस मैनेजर की भी है। तो अब हम परचेस मैनेजर की गलती ढूंढते हैं। परचेस मैनेजर का काम क्या है? परचेसिंग ऑफ गुड्स, प्रोक्योर करना। उसको स्टैंडर्ड डेटा दिया गया था। और प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को यूज करना। कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के बारे में बात करें
तो यहाँ आप किसके लिए, यूज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट लायबल हो, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, और आप यहाँ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। तो दोनों की गलती पता करते, तो सबसे पहले प्रोडक्शन वाले से पूछते हैं कि भैया आपको स्टैंडर्ड डेटा कितना दिया था, स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल कितना यूज करना चाहिए था आपको। सर हमें तो बताया गया था ये 5000 किलो यूज करना है, 1000 एक, ये हमको डेटा दिया था ना क्वेश्चन में मैंने, 1 यूनिट के लिए, तो हमको तो 5000 करना चाहिए था सर। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 5000 करना चाहिए था। आपने एक्चुअल कितना यूज कर लिया सर, हम तो 6500 कर बैठे हैं। ये 5500, तो आपने ज़्यादा माल यूज़ कर लिया। तो हम हमारे अगर मान के चलो परचेस मैनेजर अपना सही काम करता, प्राइस हम यहाँ ले लेते स्टैंडर्ड रेट, तो मतलब आपने 1500 किलो ज़्यादा यूज़ कर लिया और 1 किलो की लागत थी $5500। तो आपके कारण कंपनी को 82,50,000 का लॉस हो गया सीधे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो सर एक्चुअल क्वांटिटी हमारी थी 5000, हमने यूज़ कर ली 6500, तो 1500 का नुकसान हो गया। स्टैंडर्ड रेट कितना है हमारा 1500, तो यहाँ पे हमको 1500 इंटू, तो हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर आपने 82,50,000 $82,50,000 का नुकसान करा दिया। अब हम पकड़ेंगे परचेस मैनेजर को, ये सॉरी ये प्रोडक्शन मैनेजर था, ये प्रोडक्शन है ना, यूज करना जो काम था ना, यूज, ये किसकी थी, प्रोडक्शन मैनेजर की। अब हम ऐसे बोलेंगे परचेस, आपको क्या बोला गया था, परचेस करो, आपको स्टैंडर्ड प्राइस क्या बताई गई थी 5500, आपने एक्चुअल किस प्राइस पे परचेज किया है, $5700। तो आपने कंपनी का कितना नुकसान करा दिया, 1 किलो पर $200 का नुकसान करा दिया। कितना माल खरीदने का बोला था आपको प्रोडक्शन मैनेजर ने, सर प्रोडक्शन मैनेजर तो हमें एक्चुअल क्वांटिटी बोली थी जितनी उसको चाहिए, तो हमने नुकसान कितना करा दिया, 13 लाख रुपए का नुकसान हमारे कारण हुआ है। और 13 और 82 मिला के जो टोटल नुकसान हुआ है दैट इज कॉल्ड 95,50,000। तो ये दोनों का जो टोटल, और जो प्रोडक्शन मैनेजर गलती कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेज वेरिएंस, क्या बोलते हैं। और जो परचेस वाला कराता है उसको हम बोलते हैं रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस। और इस यूजेज और प्राइस का जो टोटल आता है प्लस प्राइस, that is called cost variance। समझ में आया, हाँ जी। दिस इज ऑल अबाउट। एक्चुअली मैं ये जितने भी क्लासेस में आप बता रहे हो ना, तो उसका मैं एक नोट्स ले लेता हूँ, फिर वीडियो से अपना एक नोट, एक शीट बना रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ। हाँ जैसे देखिए मैं आपको सारी